नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चाएं खास। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी और हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है सरकार और राज्यपाल के बीच, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान सरकार ने जो विधानसभा का सेशन बुलाया था, कुछ विधेयकों को पारित किया गया था, उन्हें राज्यपाल ने मंजूरी आखिर क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में राज्यपाल को कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आपने जो सेशन था उसे ही गलत करार दे दिया, क्योंकि ये लोकतंत्र है, आप आग से खेल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, राज्यपाल को जो नसीहत दी है, कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं आप? ये एक ऐसा सत्य है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए, पंजाब राज्यपाल एक माननीय संवैधानिक पद पे बैठे हैं पुरोहित जी, और संविधान के अनुसार देखे तो उनको मंत्रिमंडल की सलाह पे ही काम करना है। और एक और बात जो राज्यपाल महोदय जी को समझनी होगी कि ये दिल्ली नहीं है, पंजाब एक पूर्ण राज्य है, जिसमें एक पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सरकार लोगों द्वारा चुनी और पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा 3/4 के आगे निकल गए। तो उसकी सरकार, और जो बात आग से खेलने है, क्योंकि ये संविधान में एक व्यवस्था से खिलवाड़ है, इसलिए वो कहते हैं कि संविधान, क्योंकि संविधान में जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह, और अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी विधेयक पे लेकर कोई टिप्पणी या विवादित जो चीज लगती है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज सकते हैं कि इसको पुनर्विचार किया जाए। और फिर संविधान में फिर आगे एक बात सीधी है कि जब अगर मंत्रिमंडल पास करके अपना फिर दोबारा भेज देता है तो राज्यपाल उसको रोक नहीं सकते। अब समस्या कहाँ पे है कि ये जो अनिश्चित काल के लिए एक फाइल को दबा के रखना, उसके टकराव बनता है। जब टकराव बनता है तो वो सारा जो स्थिति है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, वो बिगड़ती है। एक ये तो आगे संविधान के हिसाब से। अच्छा, मैं पहले कह चुका, पंजाब दिल्ली नहीं है, ये पूर्ण राज्य है। दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकत है, यहाँ पे नहीं है। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि संविधान के साथ साथ जो माननीय राज्यपाल कदम उठा रहे हैं या जिस कार्यशैली पे चल रहे हैं, वो केंद्र सरकार की भी छवि खराब कर रही है। इनकी व्यक्तिगत छवि तो जो होगी खराब होगी, जो केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र के प्रतिनिधि बने जा रहे हैं और आम आदमी पर सरकार को ये बात कहने का मौका दे रहे हैं कि केंद्र के भाजपा कहने, आगे चुनाव आ रहे हैं 24 के भी अभी, तो इसका जो लाभ है राजनीतिक, वो आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। राज्यपाल महोदय को ये समझना होगा कि ये जो कदम कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत तौर पे भी, उनकी जिस पद पे बैठे उस हिसाब से भी, केंद्र की दृष्टि के हिसाब से भी, और राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से भी, संवैधानिक राजनीतिक और सारा कुल मिलाकर ये उनके हक में, उनके छवि के विरुद्ध ही जाएगा। ये मान सरकार को एक लाभ वाली स्थिति में, वो रॉन्ग फुट पे है। राज्यपाल महोदय रॉन्ग फुट पे है। उनको ये जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना उनका फायदा, नहीं तो जिस कुर्सी की मर्यादा पे भी क्वेश्चन लगेंगे। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आत्ममंथन, आत्मचिंतन करते हैं या नहीं करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो पंजाब की स्थिति खराब है, उनकी अपनी स्थिति, मान सरकार तो कुछ कर नहीं कर सकती। इनको एक, जब आपको याद हो, शुरू मैंने बोला, मैं सरकार को टर्मिनेट करने का भी धमकी दी थी, तब भी मैंने बोला था कि 92 सरकार जिसके विधानसभा के मेंबर है, उनको कैसे सोच सकते हो, सोचना ही गलत है। इसी तरह बिल को रोकना भी गलत है। आप वापस भेज सकते हैं एक समय सीमा के बीच में पुनर्विचार करके। अगर सरकार कर देती दोबारा, तो जो सरकार को सजा देनी है वो राज्यपाल नहीं दे सकता, वो लोगों ने देनी है। अगली दफा चुनते हैं नहीं चुनते, वो लोगों की निर्णय है। राज्यपाल इसमें सरकार के कार्यपद्धति पर अच्छा नहीं लगा सकता, मेरा जगह। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। पराली का जो मामला है इस वक्त बहुत ज्यादा एक गंभीर मसला है, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जो एक्सीडेंट्स लगातार उनकी गिनती भी बढ़ती जा रही है। हालांकि भी सर्दियां पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। जब फॉग वाला एक मैटर भी आ जाएगा तो स्थितियां और ज्यादा खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर लगातार सख्त है। बार बार सूबा सरकारों को, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस समस्या को गंभीरता से समझा जाए और इसके हल निकालने की कोशिश की जाए।
दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले पंजाब के बठिंडा में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक सरकारी अधिकारी जो कि पराली को जलाने से रोकने के लिए गए थे किसानों के पास, लेकिन किसानों ने जबरदस्ती उनसे ही पराली को आग लगवा दी। सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत उठा, गरमाया। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में केस भी दर्ज हुए। पर क्या लगता है आपको, सिर्फ ये मामले दर्ज होना, केस दर्ज होना और सुप्रीम कोर्ट बार बार नसीहत दे रहा है, इससे तो इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती? हम बार बार इस बारे में बात करते भी आए हैं। मैं इस बारे में पहले तो ये बात करता हूँ, जो बठिंडा में एक गांव में जो हुआ वो मैं समझता हूँ किसानों के लिए आत्मघाती कदम है। किसानों को मान सम्मान जो उनको मिला था किसान आंदोलन में, वो सफल हुए। अगर उस सफलता को दिमाग में बिठा लें कि कानून से हम ऊपर हैं, तो ये एक उनकी गलती है, आत्मघाती होगी। उनकी अपनी छवि भी खराब होगी, प्रदेश की छवि तो प्रश्न जो लगेगा। और दूसरी बात, किसानों को ये समझना चाहिए कि अगर वो सफल हुए थे तो समाज का समर्थन था उनको सरकार के विरोध में। कानून जो सरकार ने बनाया उसमें समाज ने समर्थन किया, तन मन धन सबसे। और अब ये पराली जलाने का जो मुद्दा है वह समाज के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वो समाज के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। उनको समझना पड़ेगा कि हम समाज के विरुद्ध नहीं जा सकते, तो समाज का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से उनको कदम चलना चाहिए। सरकार ने अपने जो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी थी उनको कर दिया। सरकार ने एक कदम और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है पंजाब को, केंद्र सरकार की बुला रही है कि पराली के जलाने के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में ये एक दिया, अपना जो अर्जी दी है उसमें जो जवाब दिया है उसमें ये कहा है कि ये पिछले 40 साल से जो धान की फसल पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी, उसके कारण ये चला है। और ये सच्चाई है, कनक और गेहूं के 2 फसल चक्कर में पंजाब का किसान फंसा हुआ है और आरामदेह जैसे जिंदगी हो जाती है। भी हमने बो दिया, बोने वाले भी बिहार और यूपी के लेबर हैं, खुद नहीं करते, और खरीदने वाली सरकार खड़ी है। क्वालिटी का उनको कॉन्शियस नहीं है भी हाँ बात कैसा बनानी है। वो कहते हैं हमने, करने वाले भी ठेके पे हैं, लेने वाले भी उसी हिसाब से हैं, तो वो बेपरवाह जैसे होते हैं। वो स्थिति पंजाब के किसान की बनी हुई है, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अब पंजाब सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये बगे कि दूसरी फसलों के बढ़ाएं या उनको देनी शुरू करें, ताकि किसान का रुझान दूसरी तरफ जाए, तो फसल चक्र में थोड़ी सी तब्दीली आए और ये पंजाब की समस्या हल हो। अब उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। जो पॉलिटिकल विपक्ष है जो पंजाब का, वो सरकार को इस पॉइंट पे घेरना शुरू कर दिया उसने, जबकि विपक्ष जो अधिकारी को जलाने के लिए मजबूर किया उस पर चुप है, क्योंकि वोट बैंक है। ये वोट बैंक की राजनीति जो प्रदेश के लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा, इसके आगे जो पंजाब सरकार ने कदम उठाया है, वो जो स्थानीय स्तर पे SHO को जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपने देखे कि पराली ना जलाए। मेरा देखो, MSP एक अपनी जगह वो तब्दील करें, राजनीति का मुद्दा एक अपनी जगह है, पर व्यवहारिक होने का यह है कि SHO के साथ तहसीलदार और पटवारी भी लगाए जाने चाहिए, क्योंकि गोदावरी या जो भी करते हैं तहसीलदार और पटवारी के जिम्मे है। अब उनके जिम्मे ये SHO और तीनों मिलके ये करें कि जो पराली के कानून को नहीं मान रहे उनकी एक ब्लैक लिस्ट बनाए। इन किसानों ने इस हमारे कानून को नहीं माना और पराली को जलाया। वो लिस्ट जब पंजाब स्तर पे बन जाएगी तो अगली दफा जब धान की परचेज या गेहूं की परचेज करनी है तो उनको 25 से 30% कट लगाया कि हमने आपके 100% आपकी नहीं खरीदी, क्योंकि आपने पिछली दफा पराली जलाई। और ये एक सजा के तौर पे तब जाके बात बनेगी। और ये एक और मुद्दा भी मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सरकार पक्ष और विपक्ष, केंद्र सरकार और किसान संगठन मिल के इसका कोई हल ढूंढेंगे तभी बात बनेगी। और ये हल इस हिसाब से देखें कि समाज हित में क्या है, स्वास्थ्य को लेकर समाज का भविष्य क्या है, उसको देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उनका क्या भविष्य बनेगा। अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता ही गया, पानी भूस्थल जो है जल वो नीचे चला गया, रेगिस्तान बन जाएगा अगर हम 10 साल इसी तरह धान के। तो ये सारे एक संवेदनशील मुद्दा भी है, आर्थिक मुद्दा भी है, और इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इसका हल ढूंढना चाहिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। देश में एक सनातन एजेंडा सामने आया है। सनातन हिंदू संस्कृति के जो 5 प्रमुख संगठन हैं
उन्होंने ये सनातन एजेंडा पेश किया है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसे लेकर, और राजनीतिक दलों को खास करके कहा गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इस सनातन एजेंडे के जो 10 प्रमुख बिंदु उन्होंने दिए हैं उस पर गौर करें, उन पर ध्यान दें। इसमें लव जिहाद का मामला शामिल है, जबरदस्ती धर्मांतरण का मामला शामिल है, इसके बाद हिंदू मंदिरों पर हिंदू संगठनों के अधिकार को लेकर वो बात इसमें कही है, वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बातें कही गई है। तो क्या लगता है इस एजेंडे को लेकर, और जो एजेंडा पेश हुआ है और जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं, तो सनातन और हिंदुत्व का जो मामला है वो कितना हावी रहने वाला है? देखिए, एक पहली बात मान के चलें कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव आया मोदी सरकार आने के बाद, वो यही आया कि तुष्टीकरण की जो नीति थी अतीत की सरकारों में, उसका उसने श्रद्धांजलि दी, और जो सनातन एजेंडा, जो जिसको हम हिंदू एजेंडा भी कह सकते हैं, उसको लिया। पर ये उन्होंने नाम राष्ट्र का दिया है, राष्ट्र नीति बनाई है। अब जो संत समाज ने किया है, जैसे आपने कहा कि हिंदू एक्ट राष्ट्रीय स्तर पे बने, जो वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड जो 1995 में नरसिम्हा राव के समय, आप उस वक्फ बोर्ड किया कि वो किसी भी प्रॉपर्टी में जाके वो नोटिस दे दे। दिल्ली में अभी पीछे हाल में ये आया, तो ये बड़े मुद्दे उठे हैं, लोकल भी यहाँ पे उठे हैं। वो जाकर नोटिस दे देते कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है जी। अब वक्फ में जब अपील करने किसी ने, वो भी मुस्लिम जज है, जो मेंबर है वो भी मुस्लिम है, और जो कार्रवाई जिन्होंने करनी है वो भी मुस्लिम है। मैं कोई अपील दलील जो बाहर नहीं, कोर्ट में इसको चले नहीं कर सकते आप। तो ये एक ऐसी तुष्टीकरण की जो आत्मघाती है। मेरा तो ये है कि ये वक्फ बोर्ड बनाने के, या क्या, जब पाकिस्तान बन गया, हमने उनके जो उस समय की रेशो थी मुस्लिम समुदाय की, उससे कहीं ज्यादा उनको क्षेत्रफल दे दिया, और जो गए वो 16 से 20% के गए, 80% मुस्लिम यहाँ पे ही रहे देश में। जगह जो 20% गए, या वहां पे जो पहले बैठे थे उनको ज्यादा मिल गई। अब वहां पे जो गुरुद्वारों की या मंदिरों की जो भूमि थी वो तो किसी ने पूछी नहीं। अब वहां पे जब धर्मांतरण भी हो गया, अब 1% या 1.5% माइनॉरिटी रह गई। यहाँ पे अल्पमत समुदाय पूरे लोकतंत्र के हिसाब से जो सबको अधिकार है वो उनको भी अधिकार है, इसमें कोई नहीं है। तो ये जैसे वक्फ बोर्ड का बन गया। अब उनके साथ एक और मुद्दा था कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वो हमें खोलने। अब अतीत की सरकारों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया कि आप अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू नहीं कर सकता, अपने धर्म प्रचार नहीं कर सकता, अपना स्कूल नहीं खोल सकता, अपना वो नहीं खोल सकता। तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप दो हिस्सों के साथ नहीं कर सकते। संविधान हमारा सबको एक नजर से देखता है। ये बहुमत और अल्पमत का जो खेल है ना, ये जो देश के लिए हितकर नहीं है। तो जिस इनको सरकार को इस बात से सोचना पड़ेगा। जो दूसरी बात है, इन्होंने राजनीतिक दलों को कहा, मैं इनसे प्रश्न करता हूँ, जो संत समाज है, संत समाज ने जो एजेंडा दे दिया, राजनीतिक जो दलों के अखाड़े में फेंक दिया, जी आप इस पे अपने। मैं कहता हूँ कि ये राजनीतिक दल तो तभी कार्य करेंगे जब जनमत बनेगा। तो जनमत बनाना संत समाज का काम है। जब हिंदू जो समाज है वो राजनीतिक रूप से जागरूक ही नहीं है, उनको इस मुद्दे का कोई कंसर्न ही नहीं है, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन मुद्दों को गंभीरता से लेते नहीं है, तो फिर ये इनका फर्ज बनता है कि पहले ये अपने हिंदू समाज को जागृत करें, उनका जनमत बनाएं, फिर राजनीतिक पार्टी। अब राजनीतिक पार्टी ना करें तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इनका एक चिट्ठी थी, उन्होंने एक साइड पे रख दी, ना सरकार ने सुनी, ना राजनीतिक दलों ने सुनी। तो इसका पहले है कि इनको खुद जो मंदिर अब इनके पास है। अब ये है कि हमारे जैसे मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है हिंदुओं के, स्थानीय सरकारों के, उनके पैसे जो दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जबकि दूसरी कम्युनिटी के जो है मंदिर या जो उनके गुरुद्वारे, चर्च या मदरसे, वो अपने इकट्ठे करते हैं, अपने प्रचार करते हैं। तो ये एक सिस्टम में खराबी है, इसको तत्काल सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। पर उसके साथ साथ संत समाज ने जो लोगों को कहा है वो अपनी जिम्मेवारी समझे। जो मंदिर कमेटियां मोहल्ले स्तर पे हैं वो भी अपनी समझे। जब तक राजनीतिक रूप से हिंदू समाज को जागृत नहीं करेंगे इन मुद्दों पे, बात बनने वाली नहीं। उनको स्वयं समाज को आगे आके लीड करना पड़ेगा कि हाँ हम भी आपके साथ हैं, हम ये करना चाहते हैं, आप हमारे साथ हो, तभी बात बनेगी। चलिए अगले और आखिरी सवाल की बात करते हैं। जन्म दर पर लगाम लगाने के लिए स्त्री शिक्षा, स्त्री का शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते करते नीतीश कुमार जी की जबान इस कदर फिसल गई कि उनकी किरकिरी होने लगी।
कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी, पर ये जो अशोभनीय बातें उनकी जुबान से निकली, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो मैं कहता हूँ ये एक पढ़े लिखे आदमी का एक इतनी बड़ी राजनीति का उनका इतना बड़ा है, 8 के 9 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इतिहास रहा है, हाँ, उनका बनाने का, और प्राइम मिनिस्टर बनने के वो ख्वाब देख रहे हैं, गठबंधन जो बनाया, और उनके विधानसभा में वो ऐसे जहाँ पे जो और विधायक भी बैठी है, और देश में इस समय चल रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बड़ी 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 बढ़ाई जाए, उसके लिए बिल बन रहा है। तो उनका ये जन्म दर को लेकर जो भाव और जो भाषा वाली, वो एक ऐसी माफी मांग ली उन्होंने, बात खत्म उसका। पर मैं जो समझता हूँ कि जो, जैसे आपने कहा कि जो शब्द निकला वापस नहीं आ सकता, तो ये वापस नहीं आ रहा। अब उनकी छवि के साथ ये सारी उम्र ताउम्र मैं कहता हूँ उनके साथ लगा ही रहेगा। और इसके बाद एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक मानसिकता भी दर्शाती है बिल्कुल, कि एक आदमी के विचार ही नहीं है, ये समाज के विचार भी है। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है, या लड़कियों को भार माना जाता है, या वो इसी कारण, इस सोच के कारण है। ये जो सोच है, ये सोच ही दर्शाती है कि पुरुष प्रधान समाज में औरत को किस तरह देखा जा रहा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक, और मैं समझता हूँ आत्मचिंतन की जरूरत सारे राष्ट्र स्तर पर है कि ऐसी भाषा जो बोलना कितना गलत है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार के लिए तो ये समझो एक सारी उम्र का धब्बा है, इस पे उतर नहीं सकता। जो चाहे माफी मांगे, अगली जनरेशन भी इनकी माफी मांग ले, तब भी नहीं निकलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो चर्चा है खास में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दिवाली आ रही है, दिवाली मनाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।